वेलकम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से अपने लाइव क्लासेस में आ जाइए। और आज का इस बेहतरीन क्लासेस में हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए खासकर वैदिक सभ्यता। ये चैप्टर जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा खास चैप्टर है और ख़ासकर ये जो है करीब जो है 1500 से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक जो है हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या ये जो है एक्यूरेट है? इससे भी पहले जो है हमारी काल हुआ करती होगी जब यहाँ पर लोग आए थे और आगमन अभी 1500 बात होती है, लेकिन आप जब पूरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि आखिर डिटेल क्या कहलाता है। तो प्राचीन भारत की कह लीजिए या फिर हम बात कर लेते हैं अपनी जो प्राचीन, तो इसमें हम नहीं लेंगे, हम इसको जो है आज ऐतिहासिक काल में ही ले सकते हैं इंक्लूड करके। तो 1500 से लगभग जो है 600 ईसा पूर्व तक। तो एक बार सभी लोग लाइव क्लासेस में आ जाइए और उसके बाद जो है हम क्लासेस को अपना आगे बढ़ाते हैं। और ये जो चैप्टर रहने वाला है अपने आप में बड़ा मजेदार चैप्टर रहने वाला है, तो इस चैप्टर को जो है एकदम मिस नहीं करना है। एक बार सभी लोग आ जाइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल का लीजिए, सभ्यता का लीजिए, यानी वैदिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं इसको। अब ये वैदिक सभ्यता जो है इसका काल निर्धारण हमने बताया है आपको 1500 से लेकर जो है करीब जो है 600 ईसा पूर्व तक का आपका डेट आता है। ठीक है, अब बात कर लीजिए आपकी इस डिटेल की, इस काल की। तो इसमें हम जानते हैं कि पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार फली फूली थी और उन्हीं के टाइम में ये आए, मध्य एशिया से आए, गाय चराते चराते तो यहाँ पर आके जो है वो बसे और यहाँ की जो है उन्हें चीज़ें जो है भाई। और बात कर सकते हैं कि ये लोग जो है एक मतलब जो घर हुआ करता था इन सभी का, चाहे झोपड़ी टाइप का, क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता इतना फला फूला शहर और उसके हिसाब से जो है ये सभ्यता उतनी विकसित नहीं हुई। लेकिन हम बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण जब ये आए और यहीं से जो है काल शुरू हो जाता है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे कोई जाति की बात हो, इस तरह से जो है बांटा गया, सब यहीं से आता है। काल जो है वैदिक सभ्यता को आज हम इस वीडियो में जो है पूरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर से आप लोग का स्वागत है। हमें पता है इस वीडियो में, हमें पता है इस काल के बारे में, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य कहते हैं। आर्य क्या कह सकते हैं, सभ्यता कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग जो है वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल ही जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। काल आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। इसमें हम जो है दो चीज़ों को डिनोट करते हैं। एक आप लोग का जो है ऋग्वैदिक काल आ रहा है, एक आप लोग का क्या आ रहा है, ऋग्वैदिक काल आ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो एक आप लोग का जो है क्या आ रहा है, ऋग्वैदिक काल आ रहा है जो करीब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। इसी में हम जो है काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इससे पता चलता है। और उत्तर वैदिक काल में इसमें यजुर्वेद भी आ गया, सामवेद आ गया, अथर्ववेद भी आ गया। ऋग्वेद तो हमको पहला में देखने को मिलता है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का चलता है। फिर जाति तो इतना चल ही रहा है। उसके बाद जो है हमारा आधुनिक सभ्यता आता है। उसके बाद जो है जाति पक्षपात जितने भी है उन सभी को जो है हटाया जाता है। संविधान जब लागू होता है तो हम पूरी डिटेल की और इस चैप्टर में बात करेंगे। हर पॉइंट को लिया गया है खासकर आप लोगों के लिए जो आप समझ पाएँ। क्या करें, जो आप समझ पाएँ। ठीक है, तो हमें पता चलता है इस सभ्यता के बारे में, हमें पता चलता है वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता से पहले हम सिंधु सभ्यता का पतन जानते हैं। पतन का हुआ, उसके बाद निर्माण कला का पुनः विकास हुआ। लेकिन इस बार पहले जैसी अच्छी तरह योजनाबद्ध और पक्के घरों का निर्माण नहीं हुआ, नगरों का निर्माण नहीं हुआ। इसके स्तर पर संडकंडों और पत्तियों की बनी साधारण सी झोपड़ियां बनाई जाने लगी जो जंगल की गहराइयों में स्थित होती थी। और यहीं से लोगों की संस्कृति का एक नया दौर प्रारंभ होता है। तो झोपड़ियां कैसी थी वो हम पिक आपको दिखाएंगे। और वैदिक सभ्यता का जो है अध्ययन यह दर्शाता है कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहली बार व्यवस्थित रूप से निर्माण कार्य शुरू किया। और यह वह समय था जब वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के सौंदर्य या कलात्मक प्रभाव की अवधारणा अभी विकसित नहीं हुई थी। बात करें सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं उनके भी जो है स्पष्ट अंतर दिखाई देता है कि दोनों की जीवन परिस्थितियां, जीवन शैली, रहन के तरीके अलग अलग थे। यही कारण है कि उनके द्वारा निर्मित भवनें और आवास की संरचना तथा निर्माण शैली भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती होगी, अलग दिखाई देती होगी। तो कुछ इस प्रकार की है, देख लीजिए।
वो लोग क्या किया करते थे, झोपड़ियाँ बना कर रहते थे, अपना समूह बनाते थे, ग्राम बनाते थे, ऐसे जो है एलिवेशन बनाते थे, और ऐसे जो है वो जो क्या करते थे, अपना सभा वगैरह करना होता था तो इस प्रकार जो है बनाया करते थे चबूतरे बनाकर। उनका घर किस प्रकार हुआ करता था, मिट्टी का घर हुआ करता था और गोल हमेशा घर बनाते थे वो, ठीक है। ऊपर जो है बांस के क्या करती जाते थे, बांस और पत्ते से जो है झोपड़ियाँ बनाई जाती थी, और नीचे जो है मिट्टी के जो है दीवार तैयार किया जाता था। बाकी उनके चारों ओर जो है वो क्या करते हैं, अभी हम लोग बाउंड्री मारते हैं अपना, तो उसी तरह से जो है ये लोग क्या करते थे, बाउंड्री मारा करते थे। और किससे, आप अभी देखते होगे, जिसे हम लोग लहड़ी कहते हैं, ठीक है। और जिसका हम लोग जो है क्या करते हैं, जैसे दाल हो गया, दाल वगैरह खाते हैं, तो लहड़ी जिसे हम लोग कहते हैं उसका खेती होता था, और उसी से जो है ये लोग क्या करते थे, अपने चारों ओर का जो है क्या क्या करते थे, घेरा करते थे। और इस प्रकार जो है ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलता है, और ये जो है अपना किस प्रकार निवास किए वो आपको दिखाई देता है। और आखिर यहाँ पर पता चलता है सभ्यता के बारे में, तो करीब जो है ध्यान दीजिएगा, इंडो आर्यन कहते हैं इसे, और इंडो आर्यनों का भारत में प्रवासन लगभग जो है 1750 ईसा पूर्व में ही हो गया था, समझ जाइए, ठीक है। जिस प्रकार जो है हम काल को समझते हैं, और यहाँ पर हम जो है 1500 ईसा पूर्व में आगमन देखते हैं। तो इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलने वाले लोग मध्य एशिया से गाय चराते चराते आए, धीरे धीरे भारतीय महाद्वीप में आए और यहाँ बसने लगे। इन लोगों ने आपको आर्य, अपने आप को जो है आर्य यानी आर्यन कहा। चूँकि इस काल की पुरातात्विक सामग्री सीमित है, इसलिए इतिहासकार इन लोगों द्वारा रचित पवित्र ग्रंथों यानी स्रोतों, हिम्नों पर भरोसा करते हैं, ठीक है। और इसी ग्रंथ को हम वेद कहते हैं। तो हमें दिखाई देता है किस प्रकार जो है कहाँ से मध्य एशिया से वो आते हुए हिंदू कुश का जगह था वहीं से आए। बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के। ऋग्वेद, आपके यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद आते हैं, लेकिन उनको समझने से पहले हम इस सभ्यताओं को थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। कहता है ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले प्रथम शताब्दी के मध्य तक जो है क्या किया गया, सामाजिक व्यवस्था का विस्तार हुआ, और इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों पर नगरों का उदय हुआ, जिन्हें बड़े पैमाने पर और अधिक सुदृढ़ रूप में विकसित किया गया। अत्यधिक सुदृढ़ रूप से किले वन चारों ओर प्राचीरों और लकड़ी की जो है पॉलिशेड कांटेदार बाट से घिरे हुए भवन प्राय लकड़ियों के बने होते थे। यह लकड़ी के निर्माण का युग था, और इसलिए यह आवश्यक, मतलब कह सकते हैं आवश्यक की बात नहीं है कि बाद के युगों भी यद्यपि निर्माण सामग्री पूरी तरह जो है भिन्न थी, अर्थात पत्थर भी लकड़ी के निर्माण की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस प्रकार जो हम चीज़ों को देखते हैं, इनके रिलीफ बेस निर्माण, बेस रिलीफ निर्माण को भी हम जो है संबंधित चित्र के थ्रू समझ पाते हैं। ये चीज़ें आपको दिखाता है, और ऊपर से प्राप्त बौद्ध तैरण और रैलिंग की भी जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। हमें बौद्ध स्तूप भी देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर बौद्ध तोरण और रैलिंग भी हमें देखने को मिलती है। बौद्ध जो वैदिक सभ्यता थी उसके काफ़ी सारे गांव और गांव के अलग अलग निर्माण थे, ये आपको दिखाई देता है इसमें। वैदिक सभ्यता के बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करें तो वैदिक सभ्यता, ये मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, आपको भी पूरा डिटेल समझेंगे। वैदिक सभ्यता जो है वो गाँव नियोजन योजना थी। कैसी योजना थी, देखो एक प्रकार का बीच में मंदिर हो गया, इसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 चीज़ों को जो है बांटा गया था कि पहले जो है ब्राह्मण है पूजा पाठ करेंगे, अभी भी करते हैं, ठीक है। क्षत्रिय है जो क्या करेंगे, राजा होंगे और हमारी रक्षा करेंगे, लड़ेंगे, जैसे महाराणा प्रताप, जैसे जो है वीर कुंवर सिंह, जैसे बहुत सारे जो है राजाएं आए, ठीक है। और वैश्य, वैश्य यानी जो है जो व्यापारी और कृषक थे, व्यापार किया करते थे। और जो अभी बात कर लेते हैं शूद्र की, शूद्र जो है श्रमिक थे, सेवक थे इनके। तो इस प्रकार 4 वर्णों में बांटा गया था। और बात करें तो गाँव का नियोजन स्वाभिम जैविक ढंग से किया जाता था। इसके समाज में उपयोगकर्ता समूह और वर्णों की भूमिका के अनुसार योजनाबंद किया जाता था, और समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण जो समस्त ज्ञान के केंद्र थे, क्षत्रिय जो राजनीतिक शक्ति के शासक और संरक्षक थे, वैश्य जो व्यापारी और कृषक थे, शूद्र जो शिल्पकार और कारीगर थे। कहने का यहाँ पर मतलब अभी भी देखो काफ़ी सारे जो है भेदभाव हुआ करता था, और तब के टाइम में जो है भेदभाव हुआ करता था। जो यहाँ के लोग थे उन्हें ही जो है नीचा करार दिया गया, और जो बाहर से आए वही जो है फल फूल गए।
ठीक है। अब यहाँ के लोग जो है उतने जो है दयालु थे और उन्होंने जो है अपने साथ इनको बिठाया और इस प्रकार उन्होंने जो है अपनी चमड़ी दिखाकर बताई कि हम तुमसे गोरे हैं, हमें ईश्वर ने भेजा है, हमारी ये बुक है, इसमें जो है ईश्वर ने जो बातें लिखी है, तुम ईश्वर के अनुरूप हो, तुम हमारे सेवक हो, हम महान हैं। लोग दयालु थे और उन्हें अपने साथ आए और उनकी बातों में आकर जो है इस प्रकार जो है ब्राह्मण, आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 4 भाग कर दिए गए और इस प्रकार जो है यहाँ पर भेदभाव का सिलसिला शुरू हो गया और जो करीब करीब देख लो इतने सालों तक चला और अभी भी जो है दलितों, महादलितों के साथ जो है यहाँ पर भेदभाव होता ही होता है। लेकिन हम कह दें तो जो वो है यहीं की प्रजाति हम कह सकते हैं, कहने का तो मतलब यही है। अब बात करें आपकी डिटेल की तो हमें जो है जिस प्रकार 4 वर्णों में बांटा गया है और जिसमें जो है इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। और बात करें तो आपकी वैदिक काल के, तो वैदिक काल के नगरों की विशेषताएं, इसकी योजना आकार किस प्रकार थे, त्रिभुजा आकार के थे। 2 मुख्य सड़कें मार्गों को एक दूसरे पर समकोण बनाता था, करीब जो है 90 डिग्री पर काटते हुए बनाया जाता था, जिसके नगर 4 भागों यानी चतुर्यासों में विभाजित हो जाते थे। प्रत्येक मार्ग नगर द्वारा गेट की ओर जाता था और किलाबंद भाग राजमहल, ये जब राजा लोग अपने हिसाब से किया करते थे। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है करीब जो है लगभग 450 ईसा पूर्व के आसपास काशी, कौशल, मगध के 3 साम्राज्यों के बीच राजनीतिक चालबाजी हुई। ये जो है 16 महाजनपद के जो है क्या है, 16 महाजनपद की क्या है आपके महाजनपद है और इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत इतिहास के क्रम में इन साम्राज्यों के गंगा नदी के मैदानों के अधिकांश शहर लगातार बसे और पुनर्निर्मित होते रहे। महत्वपूर्ण शहर थे इसमें सरस्वती, चंपा, राजगिरी, अयोध्या, कौशाम्बी और काशी, जो इस प्रकार आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो पंचाल, मत्स्य आयोग, बनास, साफला, चेदी, कौशल, काशी, विदय, मगध, ये तमाम चीज़ आपको देखने को मिलता है। ये जितने भी हैं इसकी क्या है, इसकी मगध क्या कह सकते हैं महाजनपद है और इसकी राजधानियाँ 16 महाजनपद आते हैं। उन 16 को जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है, आप लोग अभी खासकर ज़्यादा बनारस जाते हैं, बनारस में घूमते हैं तो हमें बनारस के बारे में पता चलता है। ये जो है बनारस है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, कहता है घाट और नदी का शिव और शक्ति से जुड़ा है गंगा शक्ति। कहने का मतलब है बनारस आर्य धर्म और दर्शन, शास्त्रीय संगीत, नृत्य के सीखने का केंद्र बन गया है बनारस। और यह शहर मलमल और रेशम के कपड़ों, हाथी दांत के काम और इत्र और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एक औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित है। हमें दिखाई देता है यहाँ पर जो है ये बनारस के बारे में काफ़ी पवित्र है। यहाँ पर जो है लाखों के तादाद में जो है हिंदुएं जाते हैं हर साल। बात करें वैदिक सभ्यता के निष्कर्ष के बारे में, लेकिन अभी जो है निष्कर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी जो है यहाँ से चैप्टर ही शुरू हुआ है। अभी हमने ऊपर देखा, अब हम इस चैप्टर की पूरी गहराई को और समझेंगे। तो हमें पता था, हमने जो है करीब जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद देखा, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलता है ये क्या है। अब इनको पढ़ने की पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट आपको समझना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में आते हैं सवाल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, सही बात है। और आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ है वो लोग। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ से आया था वो देखिए। पहला एक आया था मैक्समुलर प्रजाति, ये जो है मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ये तिब्बत से आया था और बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन क्या ये जो बातें बोल रहा हूँ ये लोग वहाँ के थे? नहीं, ये जो है पॉइंटें जो है बताई गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। मैक्स मुलर उन्होंने कहा था वो मध्य एशिया से आए हैं, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से वो आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये सही पॉइंट आपको बतलाता है। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी।
आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमें बताता है कि आर्यों की जो है प्रशासनिक इकाई करीब जो है 5 वर्गों में बटी थी। एक तो कुल, एक ग्राम, एक विष, एक जन और एक राष्ट्र। कहने का मतलब है कि कुल कितने वेद थे? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद में हमें पता चलता है स्टार्टिंग का, और बाकी के जो है करीब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का पूरा काल। तो ऋग्वेद क्या कहता है भाई? ऋग्वेद का आप पुस्तक पढ़े होंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। करीब इसमें 10 मंडल है और करीब 128 यहाँ पर सूक्त और करीब जो है 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, रचनाएं। और यहाँ पर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं का संचय है और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या हमने दिया हुआ है 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं और मूल मंत्रों की संख्या करीब 10,462 है। ठीक है, सो आई होप जो है ऋग्वेद के बारे में आप समझ चुके हैं, क्योंकि जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट आपको लिया गया है। कहता है यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकल्प मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। और सामवेद में साम का अर्थ होता है गान, गाना, और इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोतों का वर्णन है। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया ये अथर्ववेद है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। और अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, वश करना और चिकित्सा के लिए। ठीक है, चलिए तो हमें पता है करीब जो है हमारे पास 4 वेद हैं, करीब 18 पुराण हैं और उपनिषद करीब 108 हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। और वेदांग की संख्या 6 करीब आती है। जो सत्यमेव जयते हमें दिखाता है 4 शेरों वाला, 3 साइड में, बाकी एक पीछे रहता है इसका। ठीक है, तो हमें ये दिखाई देता है जो आपने जो है इसको डिटेल से समझा। ठीक है, और यहीं से वो जो है लिया गया है। तो हमें पता है कि इस सभ्यता को जो है करीब 4 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है आप लोग का वर्ण आता है ब्राह्मण का, जो श्रेष्ठ होते हैं। एक क्षत्रिय जो रक्षा करेंगे, जो पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण। वैश्य जो है व्यापारी होंगे और शूद्र जो है वो श्रमिक होंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ये बातें याद रखिएगा। हमें पता चलता है वैदिक काल के देवता के बारे में। तो वैदिक काल के देवताओं में इंद्र आ गए। ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। ये लोग इसे पुरंदर भी कहते थे। ठीक है, इन्हें पुरंदर भी कहते थे। युद्ध का देवता, और वर्षा ना होती थी तो इंद्र की पूजा किया करते थे। बहुत सारी कहानियों में सुना होगा। अग्नि देवता, आग के देवता जिसे कहते थे ये लोग। वरुण वायु के देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत यानी तूफान के देवता, और रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो करीब करीब जो है हमें देवताओं के बारे में भी पता चलता है। और वैदिक काल की काफ़ी सारे नदियाँ थी, और लेकिन अभी भी वो नदियाँ हैं जिनको तब के टाइम में जो है कुछ अलग ही नाम से बोला जाता था। जैसे सतलज नदी को ये लोग बोलते थे सुद्रुत्री, चिनाब नदी को क्या बोलते थे? आक्सनी, व्यास नदी को विपाशा, काबुल नदी को कुंभा, गंडक नदी को सादानीरा और स्वात नदी को सुवस्तु। ये सब न्यू नदियाँ के नाम हैं और ये जो है पुराने इनके प्राचीन नाम थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये सवाल आता है आपके एग्जाम में। तो आपने जो है सतलज चिनाब क्या है, ये सब सिंधु घाटी की जो है सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। बाकी काबुल, गंडक ये सब अलग नदियाँ हैं। खासकर गंडक बिहार में भी बहती है। देखो और भी नदी है जैसे रावी, ये भी हमारा जो है सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, घग्गर नदी और फिर कुर्रम नदी, इन सभी का अलग नाम है। जैसे रावी का जो हो गया परुष्णी नदी, झेलम का विस्ता नदी, घग्गर का सरस्वती और फिर आपका कुर्म का क्रीमो। तो इस प्रकार जो है हमने समझा नदियों के बारे में। और वैदिक काल के करीब 6 दर्शन है जो मैंने शुरुआत में बताए थे आपको। तो वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा और इसे भारत का क्या किया जाता है? षड्य दर्शन कहते हैं। तो संख्या दर्शन पहला जो कपिल थे,
न्याय दर्शन जो गौतम बुद्ध आते हैं, इनका नाम आता है। योग दर्शन में पतंजलि आता है और वैश्विक दर्शन में कनाद आता है। उत्तर मीमांसा में आपके कौन आते हैं? वादरायण। और पूर्वी सीमांतर में सीमाशा में जैमिनी आते हैं। तो करीब करीब हमने जो है सभी के बारे में समझा। और ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों के अगर बारे में पूछे जो सवाल आता है आपसे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ये सवाल आता है पहली बात। दूसरा सवाल आता है कि आर्यों का समाज था कैसा? पितृ प्रधान था। ठीक है, पितृ प्रधान, पिता यहाँ पर प्रधान हुआ करते थे। गाय का अध्ययन या नाम मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, सही बात। और आर्यों का प्रिय पशु क्या था? सवाल आता है तो घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो था वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थे? लोहा थे। हालांकि तब के टाइम में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहा से परिचित नहीं थे और ये इन्होंने ही खोज किया था, तभी ना जो है राजाओं सब आए, तलवार वगैरह उनके पास आई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख और 3 बार सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो इस प्रकार जो है हम इन चीज़ों के बारे में समझते हैं जो तथ्य आते हैं। हमें बताता है उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चलता है? हाँ, 1000 से लगभग जो है 600 पूर्व। लेकिन ऋग वैदिक काल में पहले इंद्र देवता थे ज़्यादा प्रिय। अब लेकिन जो है आपके उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बन गए। अब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। यव यानी जौ, व्रीहि यानी धान, मान यानी उड़द, गुंदक यानी मूंग, गोधूम यानी गेहूं, मसूर यदि खदान का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। और अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। सो आई होप जो है आपको चैप्टर मज़ेदार लगी होगी। और आज हमने जो है पूरी ये जो वैदिक सभ्यता आता है इसको हमने जो है कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके MCQs लेके आएंगे। और अगर आप जो है BPSC TRE 4.0 UPSC BPSC बैट एग्जाम किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए जो है प्रॉपर जो है हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, हैंड रिटेन नोट दे रहे हैं आपको, नोट्स मिल रहा है आपको, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है आपको, क्लासेस मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, 10,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 10,000 से ज़्यादा वन लाइनर मिल रहा है, PYQ मिल रहा है। ये तमाम चीज़ मिल रही है मात्र 400 रुपये में। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल कर लीजिए नंबर पे, नंबर है 6207119508 पर। ये नंबर नोट कर लीजिए, इसमें हम आपको प्रॉपर सारे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।